हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 27 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल अमृता स्टोरीज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो मंदिर पहुंच गई और वहां जाके मंदिर में लगी हुई घंटी को बिना रुके बजाने लगी। बाहर तेज हवा, यहाँ कहे कि आंधी आ रही थी और छवि मंदिर में भगवान के सामने अपने अंदर का सारा दर्द और गुस्सा निकाल रही थी। काफी देर तक घंटी बजाने के बाद वो थक कर वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ लाल सुर्ख हो चुके थे। लगातार घंटी बजाने की वजह से वो घुटनों के बल बैठकर सामने लगी हुई महादेव की प्रतिमा की ओर गहरी नजरों से देखने लगी। और कुछ देर बाद जब बर्दाश्त के बाहर हो गया खुद को और अपने जज्बातों को समेट रख पाना, तो वो जोर से चीख पड़ी, फिर बिलख कर रोने लगी। और रोते रोते ही वो बोल रही, क्यों, आखिर क्यों करते हैं आप हमेशा ऐसा? क्यों हर बार सच्चाई और अच्छाई की ही परीक्षा लेनी होती है आपको? क्यों सब कुछ जानते समझते भी अनजान बन बैठे हैं आप? कोई रास्ता क्यों नहीं दिखाते मुझे कि क्या करूं मैं? क्यों, आखिर क्यों? क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। कितना मुश्किल हो रहा है खुद को संभालना मेरे लिए। सबके सामने नाटक करना कितना मुश्किल है। सब याद होते हुए भी मुझे सब कुछ भूलने का नाटक करना पड़ रहा है। अपनों को धोखा दे रही हूँ मैं, और सबसे ज्यादा तो उन्हें धोखा दे रही हूँ जिनसे मेरे दिल की धड़कनें चलती हैं, जिनको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। उन्हीं की आंखों में खुद ही आंसू दे रही हूँ। हर रोज मैं हर रोज उन्हें खुद से दूर रहने को कहती हूँ, जबकि मैं खुद उनके बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती। आज आज मैंने कितना दुख दिया है उन्हें, उनके उस दिल को जिसमें उन्होंने मुझे जगह दी। उन्हें खुद से दूर करने के लिए मैंने मैंने सबके सामने वो ऐलान कर दिया जिससे वो टूट चुके हैं। इतना दर्द, इतनी तकलीफ दी मैंने उन्हें कि प्यार शब्द से उनका भरोसा ही उठ जाएगा अब। कितना तड़पाया है मैंने उन्हें। आज देखा था ना आपने कि कैसे वो बच्चों की तरह रो रहे थे। जो इंसान अपने एक इशारे पर पूरे शहर को खरीदने का दम रखता है, जो ऋत्विक सिंघानिया कभी दुखी तक नहीं होते थे, आज वो रो रहे थे, बिलख कर रो रहे थे, सिर्फ मेरी वजह से। देखा था ना आपने कि मेरी सलामती के लिए वो आपके सामने घुटने पर चलकर आए थे, क्योंकि मैं मौत के मुंह में थी। आपके सामने भीख मांगी थी उन्होंने मेरी जान की, और आज खुद वो लगभग उसी दौर से गुजर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि मेरा शरीर घायल था, पर उनकी तो आत्मा को मैंने घायल कर दिया। अब वो जिंदगी में कभी मेरी शक्ल देखना नहीं चाहेंगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ हंसते हंसते, लेकिन उनकी आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं सह सकती हूँ मैं। और आज की मेरी हरकत के बाद वो मिलेगा मुझे उनसे, वो मुझसे नफरत करेंगे। कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं उन आंखों में नफरत जिनमें खुद के लिए बेइंतहा मोहब्बत देखने की आदत है मुझे। मैंने उनसे दूर होने का फैसला करके उन्हें तकलीफ दी, और अब उनकी नफरत के साथ जीकर मैं खुद भी जीते जी मर जाऊंगी। महादेव, मर जाऊंगी मैं। बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन उनके करीब जाकर मैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर मैंने किसी को सच बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे अपनों को मैं खतरे में नहीं डाल सकती हूँ जानबूझकर। उनसे दूर होके कैसे जीऊंगी नहीं जानती मैं। लेकिन इन सब में उनकी क्या गलती है आखिर? यही कि उन्होंने मुझसे प्यार किया। मुझे प्यार शब्द पर यकीन नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि कितना खूबसूरत एहसास है ये, जिसके बिना जिंदगी अधूरी सी होती है। मुझे पूरा किया उन्होंने, लेकिन आज मैंने उनसे उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही छीन ली। इसके लिए मुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए, और अपनी सजा तो मैंने मुकर्रर कर ली है। आरुष जी से शादी करके उनका बदला भी चुका दूंगी, और इनसे दूर होना भी आसान होगा, क्योंकि आरुष जी से तो इनके बनते भी नहीं। तो आसान होगा मेरे लिए खुद से उन्हें दूर करना। लेकिन प्लीज उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो और तड़पें। उनको हिम्मत दो महादेव कि वो मुझे भूल जाएं और आगे बढ़ पाएं, क्योंकि अगर उन्हें सब सच पता चल गया तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे मुझ तक पहुंचने के लिए। पर मुझे खुद से दूर किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। पर इन सब में बहुत कुछ गलत हो सकता है जो कि मैं नहीं चाहती। मुझे भी हिम्मत देना महादेव कि मैं वो सब कर पाऊं जो मैंने सोच कर रखा है। बाकी कल आरुष जी आ ही जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ। बस जल्दी से मुझे ये सब खत्म करना होगा अब। करना होगा मुझे, चाहे मेरी जिंदगी में कोई भी आ जाए। पर मेरे दिल के दरवाजे सिर्फ आपके लिए ही खुले थे मेरे मिस्टर एरोगेंट। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में, कभी नहीं। वो सगाई की अंगूठी जो उसने अपने हाथों में पकड़ी रखी थी, उसे देखकर बोली, और फिर उसे अपने होठों से लगा लिया, और फिर से अपने छोटे से पर्स में उसे डाल लिया, और अपने आंसू पोंछकर वहां से चल पड़ी वापस आश्रम की तरफ। रात के 3 बजने को आए थे अब, इसलिए वापस जाना ही पड़ता।
वो जैसे तैसे आश्रम पहुंची और दाई अभी भी सो रही थी। वो भी उनके पास जाके लेट गई, लेकिन आंखों में अभी भी अश्कों की कुछ बूंदें ठहरी हुई थी। शवि को वो दिन याद आने लगा जब वो आईसीयू में थी और अभी तक उसे होश नहीं आया था। रात के करीब 12 बज रहे होंगे और सब लोग बाहर बैठे हुए थे और उस वक्त शवि को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, जो अपनी ही टेंशन में बैठे हुए थे। और अलीशा इस सब को बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत खुश थी उस बात से कि शवि अब तक होश में नहीं आई थी। सबको खुद में बिजी देखकर वो मौके का फायदा उठाकर शवि के पास चली गई। सामने शवि हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी हुई थी बेहोश। ये देखकर अलीशा को बहुत सुकून मिल रहा था। वो मुस्कुराती हुई उसके पास गई और साइड में पड़े हुए टेबल पर बैठ गई और शवि की तरफ देखते हुए बोली, बहुत तरस आ रहा है मुझे ये हालत देखकर शवि। बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर कुछ रुककर आंखों में गुस्सा लिए, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली, क्योंकि ये सब बिल्कुल गलत है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर, बल्कि क्या बताऊं कि दिल को कितना सुकून मिल रहा है तुम्हें ऐसे बेजान सा देखकर। लग रहा है जैसे कि मेरे रास्ते के सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद ही हटने वाला है। फिर कुछ सोचते हुए, नहीं नहीं, खुद नहीं, मेरी ही तो प्लानिंग से हटने वाला है ये कांटा। फिर वो हंसने लगी और वहां से उठकर कुछ कदम चलते हुए बोली, वैसे तो मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मन कर रहा है कि तुम्हारा ये ऑक्सीजन मास्क उतार कर फेंक दूं, ताकि तुम्हारी बची कुची जान भी झटके से निकल जाए और इसके साथ ही तुम मेरे ऋत्विक की जिंदगी से। लेकिन क्या करूं, ऐसा करने पर तुम्हें ऋत्विक से दूर होने पर तड़पता हुआ कैसे देख पाऊंगी मैं अपनी आंखों से। तुम्हें मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी ना उसने, ऋत्विक ने मेरे सामने, और यकीन मानो तब से ही तुम मेरी नजरों में चुभने लगी थी, क्योंकि ऋत्विक को तो मैं तभी दिल दे बैठी थी जब उसे उस बारिश में भीगे हुए देखा था मैंने। तब से ही बस उसे अपना बनाने के सपने देखने लगी थी। पर जब मुझे पता चला कि वो तुमसे प्यार करता है, मुझे तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। बस फिर क्या था, तुम्हें रास्ते से हटाने के तरीके सोचने लगी और तभी बस आरुष मिल गया मुझे, और तुम्हारी किस्मत की दाद देती हूँ मैं कि वो इडियट भी तुमसे प्यार करता था। फिर क्या मिल गया था मुझे, मेरा प्यादा ऋत्विक तक पहुंचाने का, और मैंने उसे बोतल में उतार लिया और वो बेवकूफ भी मेरी बातों में आ गया और मेरा प्लान कामयाब भी हो गया। बस वो झूमर जरा निशाने से चूक गया। हाँ, पर बेचारा आरुष निर्दोष है इस मामले में, क्योंकि उसे मेरी इस सीक्रेट प्लानिंग के बारे में नहीं पता था। खैर, पलटते हुए अब इन सब का क्या फायदा बताने का, राइट? जो होना था वो तो हो चुका है। वो शबी के बेड के करीब आई और देखा कि शबी ने आंखें खोली हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे और कहीं ना कहीं गुस्सा भी कि आखिर अलीशा कैसे इस हद तक गिर सकती है। अलीशा इसे यूं देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, पता था मुझे कि मेरी सच्चाई सुनकर तो तुम्हें होश जरूर आ जाएगा। बस इसलिए तो आई थी मैं, ताकि तुम्हारे सामने सब कुछ साफ हो। आखिर तुम्हें सब कुछ जानने का पूरा हक है, क्योंकि अब ऋतिक से दूर तुम खुद जाओगी। समझ गई मेरी बात? छवि हैरानी से उसे देखने लगी तो वो बोली, क्या देख रही हो मेरी तरफ? ऐसी ही हूँ मैं, जो मुझे चाहिए होता है उसके लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाती हूँ मैं। और ऋत्विक भी मेरी चाहत बन चुका है, तो उसे हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी की जान भी ले सकती हूँ मैं। और तुम तो भोली भाली सी हो ना, मेरी बात आराम से मान जाओगी, क्योंकि तुम अपने अपनों से बहुत प्यार करती हो ना, और तुम नहीं चाहोगी कि उनमें से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि आजकल जमाना बहुत खराब है। क्या पता कब क्या हो जाए। थोड़ा हैरान होने का नाटक करते हुए, क्या पता कल को आश्रम में कोई बम फट जाए, बूम करके सब बेचारे मासूम बेमौत मारे जाएं। उसकी बात सुनकर शवि की आंखों से फिर से आंसू आने लगे। वो अपना सिर हिलाकर उसे मना कर रही हो, जैसे कि ऐसा कुछ सोचना भी मत। अलीशा उसे देखते हुए बोली, अरे अरे, घबराओ मत शवि, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा फिलहाल, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी होने नहीं दोगी और मेरी बात आराम से मान जाओगी और उसके पास जाकर उसकी ओर झुकते हुए मेरे ऋतिक से दूर हो जाओगी और वही करोगी जो मैं अब तुमसे करने के लिए कहूंगी, और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? शबी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन ऋत्विक से दूर होने की बात सुनकर उसका दिल धक से रह गया और आंखों में आंसू एक साथ, और साथ साथ गुस्से से उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। अलीशा ने ये देखा तो बोली, अरे अरे, इतना गुस्सा? मुझे पता है कि तुम ऋत्विक से प्यार करती हो, पर प्यार तो तुम अपने आश्रम वाले परिवार से भी तो करती हो ना। अब ये तुम डिसाइड करो कि एक इंसान के बदले इतने सारे लोगों के प्यार को ठुकराकर उनकी जान को खतरे में डालोगी क्या? नहीं ना, तो बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। कल तुम्हें होश आ जाएगा इन सब लोगों के लिए, क्योंकि अभी का तो सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं ना।
तो होश में आने के बाद तुम पिछले 2 सालों को भूल जाओगी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ। जिन लोगों से तुम मिली उन सबको अपनी मेमोरी से इरेज कर दो। तुम सबको पहचानोगे, सिर्फ ऋत्विक और उसकी फैमिली और आरुष को छोड़कर। लेकिन आरुष की दोस्ती तुम्हें जरा जल्दी याद आ जाएगी और तुम उसके साथ कंफर्टेबल भी फील करोगी। खासकर जब ऋत्विक तुम्हारे आसपास होगा, और जब ऋत्विक तुम्हारे पास आए, तुम्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करे तो उसे खुद से दूर झटक देना और कहना कि तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ता है उसकी बातों से। इन शॉर्ट, ऋत्विक को खुद से इतना दूर कर देना है कि वो फिर तुम्हारे पास भी ना आए। बाकी मैं खुद संभालूंगी। तुम बस उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देना, और अगर कहीं धमकी भरे लहजे में तुमने किसी को कुछ भी बताने के बारे में सोचा भी, तो तुम जो सोचना भी नहीं चाहती ना, ऐसा कुछ हो सकता है तुम्हारे सो कॉल्ड परिवार के साथ, और इसकी जिम्मेदार तो तुम ही हो। एक इंसान की खातिर इतने सारे मासूमों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाओगी, है ना? वो ये सब बोल ही रही थी कि इतने में डॉक्टर रूम में आ गए। रात को एक समय वो पेशेंट को देखा करते थे। वो अंदर आए तो खुश हो गए शबी को होश में देखकर, पर तभी अलीशा ने उन्हें कुछ बोलने से पहले ही चुप करने का इशारा कर दिया। डॉक्टर हैरान हुए और बोले, इसे अभी होश आया है, ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो वो बोली, क्योंकि इसे होश उन सब के लिए कल आएगा, और साथ ही साथ उसकी पिछले 2 साल की याददाश्त चली जाएगी। क्यों, कैसे, ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपको आपकी कीमत मिल जाएगी। डॉक्टर गुस्से से बोले, क्या बोल रही हैं आप मुझे ब्राइब करने की कोशिश कर रही हैं और झूठ बोलने को कह रही हैं, वो भी पेशेंट की मर्जी के बिना। मैं हरगिज ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और आप भी पेशेंट पर दबाव मत डालिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अलीशा बोली, किसने कहा कि मैं पेशेंट पर दबाव डाल रही हूँ? शबी की तरफ देखकर, पेशेंट खुद चाहता है कि ऐसा हो, है ना शबी? बोलो और डॉक्टर को बताओ कि तुम खुद चाहती हो कि ऐसे, बल्कि तुमने ही तो कहा है ना कि मुझे ऐसा करने के लिए। फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए, और वो ऐसा क्यों चाहती है, ये उसकी पर्सनल लाइफ का मैटर है, तो वजह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप बस वो कीजिए जो वह चाहती है, क्योंकि वो ये सब अपने परिवार के लिए ही कर रही है। तो एक पेशेंट की हेल्प करना एक डॉक्टर का फर्ज होता है। अलीशा ने डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा लिया था। डॉक्टर शबी के पास आए और बोले, क्या आप सच में ऐसा चाहती हैं कि हम झूठ बोलें सबसे आपकी याददाश्त के बारे में? अलीशा झट से बोली, बोलो ना शबी, बताओ डॉक्टर को कि तुम चाहती हो ऐसा, बताओ उन्हें अपनी मर्जी। वो आंखों ही आंखों में शबी को अपनी धमकी याद दिला रही थी। शबी ने एक नजर उसकी ओर देखा और अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए अपना सर हिला दिया। तो डॉक्टर बोले, ठीक है, फिर अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा, तो मैं तैयार हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आपकी परेशानी क्या है मुझे नहीं पता, पर मैं चाहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जल्द से। अब आप आराम कीजिए। कहते हुए वो चले गए। तो अलीशा मुस्कुराते हुए बोली, सच में समझदार हो। खैर, अब मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखकर ही सब कुछ करना। अभी मैं चलती हूँ, तुम भी रेस्ट करो, सुबह तो तुम्हें होश आ ही जाएगा। कहकर वो चली गई और पीछे शबी को लाखों उलझनों में छोड़ गई। वो सब याद आते ही एक बार फिर से उसका दिल तड़प उठा। ऐसे ही रोते रोते न जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह सब कुछ पहले की तरह ही सामान्य था। शबी बच्चों के साथ अपना मन बहलाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा। कॉल आरुष का था। वो बेहद खनकती हुई आवाज में शबी को बता रहा था कि आज उसके मॉम डैड आएंगे उसका हाथ मांगने। ये सुनते ही शबी का दिल धक से रह गया। हालांकि ये फैसला उसी का था, पर अब जब ये होने जा रहा था तो उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। कहीं ना कहीं आरुष ने दाई माँ से भी बात की और उन्हें बताया, तो दाई माँ ने भी बेमन से हामी भर दी। पर शबी की उलझन को वो खूब समझ रही थी। खैर, अब क्या किया जा सकता है, ये सोचकर ही सब शांत थे और थोड़ी बहुत तैयारियों में लग गए थे। उधर सिंघानिया कुंज में ऋत्विक को होश आ चुका था और वो उसी बात पे अटका हुआ था कि उसे शबी से मिलने जाना है और उसे पूछना है कि वो क्यों आरुष से शादी करके खुद की और उसकी जिंदगी के साथ उसके दिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। उससे याद दिलाना चाहता है वो उसे अपने प्यार के वादे, अपने साथ के वादे, सब कुछ याद दिलाना चाहता है। सब लोग मुश्किल से उसे रोके हुए थे। उसे समझा पाना बहुत मुश्किल था, पर अंबर ने जैसे तैसे उसे समझाया कि शबी ने सिर्फ अभी शादी की बात की है, शादी तो नहीं की ना, और ना ही वो ऐसा होने देंगे। बस तुम हौसला रखो, जल्दबाजी में चीजें और खराब हो जाएंगी और शबी तुम्हें और गलत समझेगी। तब जाकर वो थोड़ा शांत हुआ। जैसे तैसे करके उन लोगों ने ऋत्विक को समझाया, लेकिन उन्हें खुद भी इसी बात की टेंशन थी कि वो लोग क्या करेंगे। ऋत्विक को तो दिलासा तो दे दिया था, पर शबी के फैसले के बारे में भी वो अच्छे से जानते थे। यही बात सबको परेशान किए हुए थी। उधर ऋत्विक के लिए खुद को संभाल पाना अब और भी मुश्किल होते जा रहा था। तो वो अपने घर में बने हुए बार में गया।
जो उसने सिर्फ शौक के तौर पर बनाया था, क्योंकि वो ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करता था। पर आज ना जाने क्यों उसे वहां जाना पड़ा। अपने दिल की हलचल को शांत करने के लिए वो वहां गया और बैठकर ग्लास की जगह सीधा बॉटल को ही अपने होठों से लगा लिया। उसे वो कड़वी सी लगी और फिर बॉटल को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, देखो ना जाना, ये भी मेरे मुंह लगने को तैयार नहीं है। शायद इसे पता है कि इन होठों को सिर्फ एक ही स्पर्श चाहिए, अपनी जाना के प्यार का स्पर्श। तभी तो ये कड़वी लग रही है मुझे, पर क्या करूं, इसे पीना आज जरूरी सा लग रहा है। शायद इसी से मैं कुछ देर के लिए ही सही तुम्हारे उन दिल चीर देने वाली बातों को भूल पाऊं। इतना कहते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और उसने फिर से बॉटल को मुंह लगा लिया और एक ही बार में सारी बॉटल खाली कर दी। थोड़ी ही देर में उस पर नशा हावी होने लगा था, क्योंकि उसे आदत नहीं थी ना, तो उसके लिए झेल पाना थोड़ा मुश्किल था। और ऊपर से उसने पूरी की पूरी बॉटल ही पी ली थी और जैसा उसने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हो गया था। वो शवि की बातों को भूलने की जगह और भी गहराई से उन्हें सोचने लगा था और उतना ही ज्यादा और बेचैनी होने लगी थी उसे। और अब नशा सर चढ़ने की वजह से तो वो खुद को रोके से भी नहीं रोक पाया और चल पड़ा था आश्रम की तरफ। आज मौसम भी खराब था, हवा तेज थी, बादलों से आसमान घिरा पड़ा था। किसी भी वक्त बारिश होने वाली थी ऐसा लग रहा था, लेकिन ऋत्विक को इससे कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस अपनी जाना से मिलना था। थोड़ी ही देर में वो आश्रम के बाहर पहुंच गया और अंदर गया तो गिन्नी ने उसे सबसे पहले देख लिया और वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई। लेकिन उसके पास आते ही उसे शराब की बदबू आई तो वो हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, आपने शराब पी है जी? वो कहते हुए रुक गई और बोली, मेरा मतलब है ऋत्विक जी। ऋत्विक मुस्कुराते हुए बोला, अरे किस बेवकूफ को शराब पीने की जरूरत होगी, जब उसकी जाना के प्यार में ही पूरी दुनिया के सारे नशे मिले हुए हों भला। मैंने तो बस अपने सीने पर उंगली रखते हुए इस दिल में जल रही आग को शांत करने के लिए थोड़ी सी दवा पी है, जिसे लोग हर मर्ज की दवा कहते हैं, पर सब झूठ कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे दर्द कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। कहते कहते उसकी आवाज रोंदने लगी थी, पर अब और गिन्नी की आंखों में भी उसकी बेबसी और लाचारी देखकर आंसू बरसने को तैयार हो चले थे। और वहीं एक कोने में खड़ी हुई शवि आंखों में आंसू लिए ऋत्विक की हालत देखकर खुद को ही उसकी इस हालत के लिए कसूरवार मान रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर वो ऋत्विक के आंसू पोंछ दे और उसे गले से लगा ले, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते वो ऐसा नहीं कर सकती थी, सिवाय वहां खड़े होकर देखने के। तभी ऋत्विक गिन्नी से बोला, कहाँ है तुम्हारी बहन और मेरी जाना, जो सच में मेरे हर मर्ज की दवा है? बहुत जालिम है तुम्हारी बहन, मेरी हालत देखकर भी उसे मुझ पर तरस नहीं आता ना। खैर बताओ ना, कहाँ है वो, मुझे मिलना है उससे। गिन्नी कुछ बोलते से पहले उनके कानों में शवि की आवाज पड़ी। दोनों ने उस तरफ देखा तो शवि उधर आ गई और बोली, यहाँ हूँ मैं। फिर गिन्नी की तरफ देखकर, अभी आती हूँ मैं, तुम जाओ। गिन्नी ने हाँ कहा और गिन्नी चली गई तो शवि ने ऋत्विक की तरफ देखकर, जो बड़े ही प्यार से उसे ही देख रहा था, शवि सीरियस होकर बोली, आपको क्या बात करनी है मुझसे, बताइए। ऋत्विक ने बिना कुछ बोले आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगा लिया। शवि की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। ऋत्विक भारी गले से बोला, कहना तो बहुत कुछ है जाना, पर अभी मुझे सिर्फ इसी की जरूरत थी। शवि के लिए भी ये पल कितना खास था ये सिर्फ वही जानती थी। आखिर आज इतने दिनों बाद ऋत्विक के गले लगी थी वो। मन कर रहा था कि मजबूरी की बेड़ियों को तोड़कर वो ऋत्विक को अपने सीने में भर ले, लेकिन उसके लिए ये इतना आसान कहाँ था। उसने खुद को संभाला और ऋत्विक को झटके से खुद से दूर कर दिया और गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है? मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हद भूल जाएं। आपको जो भी कहना है कहिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आज मेरा रिश्ता पक्का होने वाला है, तो मैं नहीं चाहती कि उन लोगों के सामने आप कोई तमाशा करें। इसलिए अभी बात खत्म कर दीजिए और जाइए यहाँ से। ऋत्विक हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, कहने के लिए छोड़ा ही क्या है तुमने जाना? उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या वाकई में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? शवि आंखें चुराते हुए बोली, आपके सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। ऋत्विक उसका चेहरा ऊपर करके बोला, जवाब होगा तो दोगी ना जाना, मेरी बातों का कोई जवाब है ही नहीं तुम्हारे पास। सच बताओ, क्या सच में मुझे ऐसे देखकर तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? शवि बोली, होगी आपको देखकर भला, मुझे क्यों तकलीफ होगी? ऋत्विक उसके गालों पर उंगली लगाते हुए बोला, अच्छा तो फिर ये आंसू के निशान कहाँ से आए हैं? शवि उसका हाथ झटकते हुए बोली, आप अपने काम से काम रखिए और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई बात करनी है, इसलिए मैं जा रही हूँ, आप भी जाइए, क्योंकि मेहमान कभी भी आ सकते हैं और उनके सामने किसी तरह का कोई तमाशा नहीं चाहती मैं। कहते हुए उसने ऋत्विक का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगी। ऋत्विक कुछ बोला नहीं, बस उसके साथ साथ चल दिया। शवि ने उसे गेट के बाहर किया और बोली, आज के बाद आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है।
जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि मैं अब आरुष जी से शादी करने वाली हूँ। कहते हुए वो अंदर जाने के लिए मुड़ी की ऋत्विक की आवाज ने उसे रोक लिया। वो बोला, ठीक है करो, लेकिन मेरा भी वादा है तुमसे कि मैं हर पल तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगा। अब से मेरा सब्र आजमाना चाहती हो ना जाना, तो अब मेरी बर्बादी का नजारा तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। तुम मुझे हर पल अपने सामने पाओगी और धीरे धीरे से खत्म होते हुए देखोगी। उसकी बात सुनकर शवि पलटकर हैरानी से उसे देखने लगी। तो वो फिर बोला, देखो तो मेरी बात सुनकर ही तुम्हारा रंग उड़ गया। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। फिर मान क्यों नहीं लेती तुम जाना कि तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करती हो। कितना भी दिखावा कर लो, पर अपनी आंखों से नहीं छुपा पाती हो तुम, क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। पता है क्यों? उसके पास आकर उसके दोनों हाथ थामते हुए, क्योंकि मेरी जाना में फ्रेब, झूठ ये सब है ही नहीं। वो तो प्यार की और सच्चाई की प्रतिमा है, और मेरे लिए तो वो मेरा रब है जिसमें मेरी जान बसती है। उसकी बातों से शवि विचलित होने लगी थी। वो फिर बोला, इसलिए तो उस भगवान से ज्यादा अपनी जाना को मानता हूँ मैं। शवि ने अपने हाथ छुड़वाए और बोली, बंद कीजिए ये सब प्लीज। मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला आपके इन सब बातों का, इसलिए बेहतर होगा कि आप जाएं यहाँ से। ऋत्विक बोला, जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बाहर तक, क्योंकि अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी आंखों से सामने से क्या मेरी जाना किसी और की हो सकती है। शवि बोली, ठीक है, तो फिर देखते रहिए, सब कुछ आपकी ही आंखों के सामने होगा। अब आपको बहुत शौक है ना आजमाने का, तो देखिए अब इनवाइट करती हूँ मैं आपको मेरी और आरुष जी की हर रस्म में। शौक से अपना शौक पूरा कीजिएगा, अब आपको नहीं रोकूंगी मैं। इतना कहकर वो अंदर चली गई तो ऋत्विक पीछे से ही चिल्लाया, आई लव यू जाना। शवि ने पलटकर नहीं देखा, क्योंकि हिम्मत नहीं थी उसमें ऋत्विक को और फेस करने की। इसलिए वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए भागकर अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेटकर रोने लगी। वो रोते हुए ही बोली, सच में बहुत जिद्दी हैं आप। क्यों मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं आप? बड़ी मुश्किल से तो खुद को तैयार कर पाई हूँ मैं इस सब के लिए, लेकिन आप बार बार सामने आके मुझे कमजोर कर रहे हैं, और आपकी बातों तो मुझे सांस भी नहीं लेने दे रही हैं अब। आपने शराब पी आज पहली बार मेरी वजह से, खुद के गम को भुलाने के लिए, और अब आप चाहते हैं कि मैं आपकी आंखों के सामने किसी और से रिश्ता जोड़ूं। बड़े चालाक हैं आप, मेरे लिए और अपने लिए दोनों के लिए तकलीफ पैदा करना चाहते हैं आप। कैसे करूंगी मैं, आप ही बताओ। खुद के सामने मैं आपको बिखरते हुए कैसे देखूं, और उतनी ही तकलीफ मुझे भी होगी ना। तभी उसे गिटार की आवाज सुनाई दी तो वो खिड़की की तरफ गई तो सामने बारिश में भीगा हुआ ऋत्विक गिटार बजाए जा रहा था। वो गाना बजा रहा था, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। शवि उसे ऐसे देखकर दीवार की ओट में छुप गई और उसके आंसू और तेज हो गए। वो बोली, नहीं, गलत कहा आपके गिटार ने। बेवफा आप नहीं बल्कि मैं हूँ जो खुद गर्ज हो गई हूँ। आपके प्यार को, आपकी तकलीफ को नजरअंदाज कर रही हूँ। स्वार्थी हूँ मैं, आप नहीं। इतने में ही आश्रम में एक गाड़ी आके रुकी और उसमें से आरुष और उसके मॉम डैड उतरे। उन्हें देखते ही शवि का दिल धड़कने लगा, एक डर सा लगने लगा। उसने एक नजर ऋत्विक की ओर देखा, जिसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो तो बस उसे ही निहारे जा रहा था मुस्कुराते हुए। शवि को ना जाने क्यों ऋत्विक से दूर होने का, उसे खो देने का ख्याल सताने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उससे उसका सब कुछ छीनने वाला है। और एक डर ऋत्विक के लिए भी था, और एक डर ऋत्विक के सामने खुद को स्टेबल रखने का था। वो इस वक्त खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। वो खिड़की बंद करके उसे पीठ लगाकर अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जितना खुद को संभालने की कोशिश करती उतनी ही और तकलीफ होती। नीचे आरुष और उसके मॉम डैड अंदर की तरफ चल पड़े। उसके मॉम डैड ने ऋत्विक को नहीं देखा, लेकिन आरुष ने उसे देख तो लिया था, लेकिन इग्नोर करके अंदर चला गया। और ऋत्विक बस वहीं खड़े बारिश में भीगे जा रहा था और शवि के कमरे की खिड़की की तरफ देखे जा रहा था। आरुष और उसके मॉम डैड अंदर आए तो सबने उसका स्वागत किया। करना ही पड़ता उन्हें शवि के खातिर। फिर सब लोग बैठकर बातें करने लगे। आज आरुष के चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, और बाकी सबके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। वहीं शवि अभी भी अपने कमरे के बेड पर बैठी हुई सुबक रही थी। बाहर ऋत्विक अभी भी खड़ा था। बारिश कम हो चुकी थी, पर ठंडी हवा चलने लगी थी अब, और शवि को ऋत्विक की फिक्र होने लगी थी, पर वो चाहकर भी बाहर नहीं जा सकती थी। तभी रिया रूम में आई और बोली, शवि चलो, तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। शवि खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए बोली, अभी आती हूँ। रिया उसके पास आई और बोली, परेशान हो? एक बार फिर से सोच लो, अगर मन नहीं मान रहा है तो मना कर दो ना। शवि खड़े होते हुए बोली, मैं तैयार होके आती हूँ, और सीधे बाथरूम में चली गई। रिया भी मन मार कर चली गई।
थोड़ी देर बाद वो फिर से रूम में आई तो शवि तैयार बैठी थी। रिया के साथ वो बिना कुछ बोले चल पड़ी। रिया ने शवि को सोफे पर बैठा दिया और वो सर झुकाए बैठ गई और सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आरुष की मॉम ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बहुत ही प्यारी लग रही हो बेटा। फिर सबको चाय वगैरह पिलाई गई और आरुष के डैड बोले, भाई अब सब कुछ ऑलमोस्ट तय ही है, तो बस अभी रोका कर देते हैं। तो फिर 2 दिन बाद सगाई, क्योंकि अब हमें देर नहीं करनी है बिल्कुल भी। आरुष की मॉम बोली, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, जल्द से जल्द अब मैं शवि को अपने घर लेके जाना चाहती हूँ। तो अब और ऐसे भी देरी करने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे खुश रहें और क्या चाहिए हमें भला। और मेरे आरुष की खुशी तो शवि में ही है। तो बस अब जल्द से जल्द आप दाई माँ की तरफ देखते हुए इजाजत दे दीजिए ताकि सब कुछ कुशल मंगल हो सके। दाई माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी तरफ से तो इजाजत ही है। अब हमारी बेटी ने ही तय कर लिया है तो फिर हम तो उसकी खुशी में ही खुश है। उसकी बात सुनकर सब खुश हो गए और सबसे ज्यादा तो आरुष। लेकिन शबी वहां होकर भी वहां से नदारत थी दिल से, क्योंकि उसका दिल तो ऋत्विक पर अटका पड़ा था। उसकी फिक्र सता रही थी उसे। थोड़ी देर बाद आरुष के मॉम डैड और सबने मिलकर रोके की रस्म पूरी की और आरुष की मॉम ने शवि के सर पर चुनरी उड़ा दी और साथ ही उसे अपने खानदानी कंगन भी पहना दिए। शवि को ये सब जैसे घुटन महसूस करवा रहा था। उसे लग रहा था कि हर बीतते लम्हे के साथ वो अपने ऋत्विक से हमेशा के लिए दूर जा रही है। ये सोचते हुए उसकी आंखें बरसने को तैयार थी, लेकिन खुद को जब्त किए बैठी थी वो जैसे तैसे। थोड़ी देर में वो लोग तो 2 दिन बाद की सगाई का फाइनल करके चले गए। आरुष शवि से बात करना चाहता था लेकिन सबके सामने नहीं कर पाया, तो मन मार कर वह चला गया और मॉम डैड के साथ। शवि ने किसी से कोई बात नहीं की। वो सीधे अपने रूम में चली गई और सबसे पहले जाके खिड़की से झांक कर तो देखा तो ऋत्विक अभी भी बेपरवाह सा खड़ा था वहीं पर। अब शवि से रहा नहीं गया तो वो जल्दी से बाहर आई और ऋत्विक के सामने खड़ी हुई और गुस्से से बोली, क्या समझते हैं आप खुद को? कब से देख रही हूँ यहाँ खड़े हैं ढीठ बनकर। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी ऐसी बचकानी हरकतों से हकीकत नहीं बदलने वाली। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है। और सच्चाई ये है कि उसके बोलने से पहले ही ऋत्विक रुआंसा सा होके लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट से लेकर बोला, तुमने आरुष के साथ अपने रिश्ते में पहला कदम आगे बढ़ा लिया है। फिर उसके हाथ पकड़कर कंगनों की तरफ देखते हुए, इन कलाइयों में मेरे नाम का चूड़ा डालना था ना? जाना तुमने तो किसी और के नाम के कंगन कैसे पहन लिए? इतना बोलते हुए उसकी आवाज भारी हो चली। शवि का भी हाल वही था, बस फर्क इतना था कि ऋत्विक सब कुछ जाहिर कर पा रहा था, लेकिन शवि तो खुलकर कह भी नहीं सकती थी। अपने दिल का हाल नहीं बता सकती थी किसी को, इसलिए वो गुस्से का सहारा ले रही थी अपने जज्बातों को छुपाने के लिए। वो फिर बोली, हाँ जी पहने हैं कंगन, और 2 दिन बाद इन्हीं हाथों की उंगली में सगाई की अंगूठी भी होगी आपके ही सामने। तो अपनी ये हरकतें बंद कीजिए और चैन से रहिए और मुझे भी रहने दीजिए। इतना कहते कहते वो रोने लगी तो ऋत्विक से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे को हाथों में थाम कर कहा, प्लीज जाना, रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते हैं, तो प्लीज मत रो। तुम चाहती हो मैं यहाँ से जाऊं अभी? तो ठीक है जा रहा हूँ मैं, लेकिन तुम रोगी नहीं। तो ठीक है जा रहा हूँ मैं। मुझे पता है तुम क्यों मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो, क्योंकि मैं सुबह से यहाँ बारिश में खड़ा हूँ, तो तुम्हें भी मेरी तकलीफ हो रही है ना, तकलीफ देखकर। और अपनी तकलीफ को तुम अपने झूठे गुस्से में छुपाने की कोशिश कर रही हो ना। ठीक है तुम्हारी हर बात सर आंखों पर, अभी चला जाता हूँ, लेकिन परसों मैं आऊंगा जब तुम खुद मेरे सामने किसी और के हाथों से किसी और के नाम की अंगूठी पहनोगी। उस मंजर को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी हिम्मत की क्या मेरे सामने किसी और की हो सकती हो तुम। चलो ख्याल रखना अपना, तुम्हारी सेहत बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी जाना को कोई तकलीफ हो जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब रोना बंद करो। कहते हुए उसने हल्के से शवि के माथे पर किस किया और मुड़कर जाने लगा और साथ ही गुनगुनाने लगा, दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगों की जान लेती है, आशिकी इम्तिहान लेती है। गाते हुए वो अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया और शवि वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ। जो इंसान उससे इतना प्यार करता है और जिससे वो इतना प्यार करती है, वो उसे दूर होने जा रही है, वो भी हमेशा के लिए। क्यों प्यार में इतनी तकलीफ मिलती है आखिर प्यार करने वालों को। थोड़ी देर बाद ऐसे ही रोने के बाद वो भी अंदर चली गई। उधर ऋत्विक घर पहुंचा और बिना किसी से कोई बात किए ही वो अपने रूम में चला गया। आजकल वो किसी से कोई बात ही नहीं करता था, खाना भी ना के बराबर ही वो अपने कमरे में ही खाता।
सबसे खुद को तोड़ सा लिया था उसने। वजह सब जानते थे, इसलिए उसे कोई परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी तकलीफ भी तो दिखती थी सबको। सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बेबसी के चलते मजबूर थे। जैसे तैसे 2 दिन बीते तो वो दिन भी आ गया जब शवि की आरुष के साथ सगाई का दिन आया। और इन 2 दिनों में ऋत्विक और शवि का क्या हाल हो रहा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। दोनों अपने अपने प्यार से दूर होने की अपनी विडंबना में जूझते रहे। वहीं दूसरी ओर आरुष की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो बार बार शवि से बात करने के लिए फोन करता, लेकिन शवि नहीं उठाती तो उसे लगता कि शायद बिजी होगी। लेकिन उसे पाने की खुशी के आगे ये इंतजार बहुत मीठा लग रहा था उसे। वहीं अलीशा अपनी ही खुशी में बावरी हुई पड़ी थी, ये सोचकर कि अब शवि और आरुष की सगाई होते ही उसका रास्ता क्लियर होना शुरू हो जाएगा। शवि ऋत्विक से दूर होने लगेगी धीरे धीरे। आरुष को अलीशा के दिमाग की गंदगी का अंदाजा नहीं था, तो वो उसे अपना शुभ चिंतक समझ रहा था। इसलिए उसने अलीशा को फोन करके अपनी खुशी के बारे में बताया और उसने खुश होने का नाटक भी बखूबी किया। आज शवि और आरुष की सगाई का दिन था। आरुष के घर में सुबह से चहल पहल हो रही थी। आखिर उस घर के इकलौते बेटे की सगाई थी आज, तो सब कुछ अव्वल दर्जे का ही होना था ना। आरुष और उसके मॉम डैड बहुत खुश थे अपने बेटे को खुश देखकर। सब तैयारियों में लगे हुए थे और आरुष अपने डिजाइन करवाए हुए आउटफिट्स को ट्राई किया जा रहा था बार बार कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा उस पर। और उसकी ये जल्दबाजी और एक्साइटमेंट देखकर उसके मॉम डैड और भी ज्यादा खुश हो रहे थे। वहीं शवि सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। खाना भी अच्छे से नहीं खाया था उसने और सुबह से अपनी सगाई की अंगूठी को देख देख कर रोए जा रही थी। वो खुद से बोली, प्लीज आज मत आइएगा मेरे सामने, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ आज के दिन के लिए। अगर आप आ गए तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। सही कहा था आपने कि आपके सामने किसी और की होने की हिम्मत नहीं है मेरे में। और दूसरा, आपको तकलीफ नहीं दे सकती हूँ। आपके बिना जीना मेरे लिए पल पल मौत के रूबरू होने के बराबर ही है। लेकिन क्या करूं, नहीं पीछे हट सकती अब, ना आपको सच बता सकती हूँ। अब कदम आगे बढ़ाया है तो आगे ही बढ़ना होगा आपसे दूर होने के लिए, जो कि जीते जी मौत को गले लगाने जैसा है। आपके सिवाय खुद से जुड़े हुए हक कभी किसी को नहीं दे पाऊंगी मैं, कभी किसी को चाह नहीं पाऊंगी, कभी किसी की हो नहीं पाऊंगी मैं। क्या करूं आगे चल के आपके बिना, ये भी नहीं जानती। बस इतना पता है कि अब आपकी कभी नहीं हो पाऊंगी। शायद इतना ही साथ लिखा था आपका और मेरा, हमारा। कहते हुए वो फिर से रोने लगी। तभी उसके रूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया। उसने खोला तो देखकर हैरान हो गई। सामने अलीशा खड़ी थी। शवि कुछ बोल नहीं पाई और अलीशा सीधे अंदर आ गई और बेड पर बैठते हुए बोली, शवि क्या तुम्हारे यहाँ मेहमान को अंदर भी आने के लिए नहीं बोलते? शवि जैसे नींद से जागी हो और बोली, न नहीं नहीं अलीशा जी, ऐसा नहीं है, आप आराम से बैठिए, अपना ही घर समझिए। अलीशा इधर उधर देखते हुए बोली, सॉरी लेकिन ये घर और मेरा माइंड मत करना, लेकिन ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। हाँ मेहमान समझ लूँ तो ठीक है। खैर मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ, क्या एक कप कॉफी मिल सकती है? शवि बोली, जी जरूर, मैं अभी मंगवाती हूँ। कहकर उसने बाहर जाके किसी से कॉफी लाने के लिए बोला और फिर अंदर आई और अलीशा उसके सामने आके खड़ी हुई और बोली, मैं एक्चुअली तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी पर्सनली। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आखिर तुम्हारी सगाई होने जा रही है तो बधाई देना तो बनता है ना। उसके बाद शवि को फिर से वही याद दिला गई जो वो भूलना चाह रही थी। उसका मन फिर से भारी होने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, मुझे जरूरत नहीं है आपकी बधाई या आपकी कंसर्न की मिस अलीशा। आप बहुत खुश होंगी ना कि जो आप चाहती थी वो आखिर होने जा रहा है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, आप भले ही मेरे मिस्टर सिंघानिया को हासिल करने में कामयाब हो जाएं अपनी इन घटिया चालों के बलबूते, पर लेकिन उन्हें पा कभी नहीं सकती आप, क्योंकि हासिल करने में और पाने में बहुत फर्क होता है, जो सिर्फ प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं। आप जैसे दूसरों के प्यार को छीनने वाले कभी नहीं समझ सकते। लेकिन आपके लिए इतना जानना ही काफी है कि भले ही हम दोनों अलग हो जाएं, भले ही साथ ना रहें, लेकिन हमारे दिलों पर एक दूसरे का नाम लिखा हुआ है। हमारी सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमारी धड़कनें एक दूसरे के साथ चलती हैं। हमारे जिस्म भले ही दो हों, लेकिन उनमें जान एक ही बसती है। हमारा प्यार एक दूसरे की रगों में दौड़ता है, जो कभी किसी के भी कुछ भी करने से कम नहीं होगा। उल्टा और भी ज्यादा बढ़ेगा एक दूसरे के लिए ये प्यार। वो मेरे लिए मेरे महादेव के बाद सबसे पहले आते हैं, जिनमें जान बसती है, मेरी मेरी दुनिया बसती है। आपने भले ही मुझे मजबूर कर दिया है उनसे अलग होने के लिए, लेकिन हमारे दिलों में दूरियां लाग सके ऐसी हैसियत नहीं है आपकी। बल्कि
किसी की भी नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे दिल से धड़कन, झील से सागर, बादलों से बारिश, आंखों से सपने, वैसे ही जुड़े हैं ऋत्विक और शवि एक दूसरे से, जिन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो मेरे रहेंगे हमेशा और मैं उनकी रहूंगी। तो अपनी खुशियों का जश्न बेशक मनाइए आप, लेकिन ऋत्विक जी को अपना बनाने का ख्याल भूल से भी मत लाइएगा अपने दिमाग में, क्योंकि आपकी सारी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन उनके दिल तो क्या, ख्यालों तक नहीं पहुंच पाएंगी आप, क्योंकि उनके दिल पर, उनके प्यार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ उनकी छवि का, उनकी जाना का। पता है ना आपको, प्यार से वो मुझे जाना बुलाते हैं अभी भी, जबकि उनकी नजरों में मेरी याददाश्त जा चुकी है। मेरे बार बार कहने पर भी वो मुझसे प्यार जताना नहीं छोड़ रहे। पता है क्यों? क्योंकि उनके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती कि मुझे कुछ याद है कि नहीं। वो कल भी मुझसे प्यार करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, और मैं उनसे। खैर, किसी के प्यार को छीना बहुत आसान होता है मिस अलीशा, लेकिन उसे अपना बनाना बहुत बहुत मुश्किल। लेकिन यहाँ तो नामुमकिन कहना चाहिए मुझे। उसकी बातें सुनकर अलीशा को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, बहुत बोलती हो तुम, लेकिन ये सब सिर्फ डायलॉग्स हैं शबी। आज आरू से सगाई के बाद तुम खुद ही ऋत्विक से दूर हो जाओगी और मैं जैसे भी करके उसे अपना बना ही लूंगी। तुम अपना देखो। खैर, मैं चलती हूँ। फिर मुड़ते हुए बोली, मेरी बात याद रखना शबी, किसी को भी कुछ बताने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारे आश्रम वालों की लाशें भी नहीं मिलेंगी तुम्हें। अभी चलती हूँ। एक बार फिर से कांग्रेट्स कहते हुए मुस्कुराकर चली गई। तभी वहां गिन्नी कॉफी लेकर आई तो शवि ने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि उसे कोई जरूरी काम आ गया था तो वो चली गई हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।